ओके, गुड इवनिंग। ओके ओके पंकज, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आई थिंक विजुअल भी होगा और ऑडिबल भी, सुनाई भी दे रहा होगा और दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है। और काफी दिन बाद अब आज से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पहले कुछ डिस्टरबेंस था जिसकी वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। और आज फिर से थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जिनका छूटा भी होगा वो भी अपना कवर कर लेंगे। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, तो बस कोऑपरेट करना है। ठीक है। तो आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर थर्ड। करंट, इलेक्ट्रिसिटी। वैद्युत धारा या डायनेमिक्स, जिसको वैद्युत गतिकी बोलते हैं। वैद्युत गतिकी। तो वैद्युत गतिकी नाम से क्या पता चल रहा है कि वैद्युत जो गति की अवस्था में हो, जो मूव कर रही हो, जो डायनेमिक हो, स्टेशनरी नहीं, डायनेमिक, गति कर रही हो, मूवमेंट कर रही हो। ठीक है ना। तो इसी को हम पढ़ेंगे। जैसे पहले चैप्टर में जब हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी के दो ब्रांच हैं, मतलब जो हम इलेक्ट्रिक पढ़ते हैं उसके दो ब्रांच हैं। तो एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक के दो ब्रांच हैं, कौन कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा है इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। मतलब इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज। चार्ज अगर स्टैटिक कंडीशन में है, मतलब रेस्ट कंडीशन में है, चार्ज एट रेस्ट, क्यू रेस्ट कंडीशन में। इलेक्ट्रोडायनेमिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो प्लस डायनेमिक। मतलब इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, डायनेमिक मतलब मोशन में। तो चार्ज किस में होगा? मोशन में। तो उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पढ़ते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो, पहले हमने जितने भी चैप्टर पढ़े थे दोनों, फर्स्ट और सेकंड, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का था। और अभी स्टार्ट होने वाला है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मतलब चार्ज मोशन में हो जाएगा। चार्ज मोशन में हो जाएगा तो उसी को हम बोलेंगे चार्ज फ्लो। और चार्ज फ्लो को ही हम चार्ज, जिसको हम करंट बोलते हैं, तो इसलिए उसका नाम है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत धारा। अब जब करंट आता है तो वहां से मैग्नेटिक इफेक्ट और सारी इफेक्ट्स आगे धीमे धीमे और डीप होती जाती है। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं। तो अभी आप हेडिंग डालेंगे। पहला हेडिंग है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स किसे कहते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में लिखेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट चार्ज इन मोशन। मतलब वैद्युत भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील आवेश का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज किस में होगा? मोशन में। तो उसी को हम बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा का डेफिनेशन हम 7-8 से ही पढ़ते आए हैं कि वैद्युत धारा कहते क्या किसे हैं। तो हमें Q बराबर आई टी, तो ये सबको पता है। Q बराबर आई टी, मतलब Q बराबर चार्ज बराबर आई। आई करंट है और उसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आवेश बन जाएगा। मतलब आई बराबर Q बाई टी। तो यहां से वैद्युत धारा का डेफिनेशन बनता है कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी। मतलब अगर एक कूलम आवेश को
1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाए तो उसमें जो वैद्युत धारा होगी वो 1 एम्पियर होगी। तो यहाँ से वैद्युत धारा का डेफिनेशन आता है कि 1 कूलम आवेश को 1 सेकंड के लिए अगर प्रवाहित किया जाए तो उसको क्या कहेंगे, वही है वैद्युत धारा। ठीक है ना। तो यहाँ से हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो हेडिंग आपने डाल लिया होगा वैद्युत धारा का, तो यहाँ से लिखिए द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज in a conductor is known as electric current. The rate of flow of charge in a conductor is known as electric current. विद्युत धारा का क्या लिखेंगे हिंदी में, किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को या किसी चालक में आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना। और विद्युत धारा का हम ये यहां से हम रिलेशन देख सकते हैं Q में, I में और T में। ठीक है ना। तो इसमें एक पॉइंट नोट करेंगे कि नोट में पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। नोट कर लीजिए, उसके बाद से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब वैद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। क्लियर। दूसरा पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाई आई, स्मॉल आई और कैपिटल आई। जैसे यहाँ पे मैंने दोनों स्मॉल दिखाया है, स्मॉल क्यू तो स्मॉल आई लिखा हूं। अगर यहाँ पे आपको मान लीजिए कैपिटल आई लिखना है तो आप यहाँ पे कैपिटल क्यू लिखना है तो कैपिटल आई लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टी कैपिटल नहीं लिखना है, टी हमेशा स्मॉल ही रखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम दोनों लिख सकते हैं, स्मॉल बी और कैपिटल बी। कैपिटल क्यू का मतलब भी चार्ज ही है, स्मॉल क्यू का मतलब भी चार्ज ही है, और स्मॉल आई का मतलब और कैपिटल आई का मतलब दोनों का मतलब करंट है। तो इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल आई और कैपिटल आई। ठीक है। इससे हम स्मॉल आई मतलब छोटी आई या बड़ी आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसके यूनिट के बारे में देखते हैं। यूनिट क्या होगा, I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू का यूनिट क्या होता है, क्यू का कूलाम, टाइम का सेकंड। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, कूलाम पर सेकंड, कूलाम सेकंड इनवर्स। और इसी को हम बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। एम्पियर साहब ने दिया था, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, तो उन्होंने अपने नाम पे दिया था एम्पियर। तो और एम्पियर को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, हमेशा ऑलवेज हमेशा कैपिटल ए ही लिखना है। ठीक है ना। ओके, इतना क्लियर। हाँ, यहां से थोड़ा सा यहाँ से आई ये वाला फॉर्मूला एक बार और देखते हैं। Q बराबर हमने क्या लिखा है, आई टी। और हमने शुरू में ही पढ़ा था पहले चैप्टर में, Q बराबर होता है N इंटू ई। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E मतलब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो Q बराबर एन ई बराबर आई टी। ठीक, मतलब यहां से हम क्या समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर उसको टाइम दे दिया जाए कि इतने टाइम के लिए फ्लो कर रहे हैं तो उसमें करंट कितना आएगा। तो यहाँ से नंबर रखना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखना है और टाइम रखना है, आई की वैल्यू आ सकती है। तो ये भी फॉर्मूला ठीक है और ये भी फॉर्मूला, इसी से ये आ रहा है। क्लियर। तो ये एम्पियर हो गया। 1 मिली एम्पियर 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर के बराबर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है ना। मिली मतलब 10 टू पावर माइनस 3, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक, अगर यही एम आगे रहता तो एम्पियर इंटू मीटर हो जाता, लेकिन यहाँ पे एम पहले लगा है तो मिली। ठीक है ना। और माइक्रो तो हमेशा आपको पता है कि माइक्रो हमेशा पहले ही लगता है एम्पियर के। तो ये 10 टू पावर माइनस 6, एक माइक्रो में 10 टू पावर माइनस 6 होता है, तो एक माइक्रो एम्पियर में 10 टू पावर माइनस 6 एम्पियर। क्लियर। तो इतना आपको क्लियर हो गया। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
हाँ, अब करंट के टाइप्स देखते हैं। करंट के टाइप्स क्या है? करंट के टाइप्स, टाइप्स ऑफ करंट, विद्युत धारा के प्रकार। तो ये दो तरीके के होते हैं। एक पहला डायरेक्ट करंट, दूसरा अल्टरनेटिंग। डायरेक्ट करंट को बोलते हैं दिष्ट धारा, हिंदी में दिष्ट। अभी आते हैं कि दिष्ट धारा क्या बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। हम ज्यादा डीप में अल्टरनेटिंग करंट अभी नहीं देखेंगे। अल्टरनेटिंग करंट का एक अलग से सेक्शन है, एक अलग से चैप्टर है, तो उसको जब चैप्टर में टच करूंगा तो वहां पे हम इसको डीप में जाएंगे, लेकिन थोड़ा इसको जानने की जरूरत है अभी हमें। अच्छा, अब इसको समझते हैं कि है क्या डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। ऐसी धारा जो केवल एक ही दिशा में फ्लो करती है, ठीक, मतलब उसकी दिशा समय के साथ चेंज ना हो। अगर समय के साथ चेंज नहीं होती है तो उसको हम बोलेंगे दिष्ट धारा, ठीक। और ऐसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ चेंज हो जाती है, कभी प्लस जाती है, कभी माइनस जाती है, कभी जीरो आती है, क्योंकि प्लस माइनस के बीच में जीरो रहेगा। तो प्लस से जब माइनस की हो जाएगी तो बीच में जीरो है ना, तो जीरो क्रॉस किया, तो वहां से उसने लगातार क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। और डायरेक्शन जब चेंज करेगा प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, तो प्रति हो जा रहा है, प्रत्यावर्ती, उसी को बोल रहे हैं कि उल्टा हो जा रहा है, इसलिए उसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे बैटरी हो गया, बैटरी का करंट, बैटरी जैसे, या हम टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च जलाते हैं तो जो सेल होते हैं ना, सेल से वो करंट निकलती है, तो वो करंट जो निकलेगी वो वैद्युत है, दिष्ट धारा है वो, ठीक है। वो लगातार उसका टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है वो, ठीक है ना, वो लगातार एक ही डायरेक्शन में करंट उसका फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो वो दिष्ट धारा है। जो इन्वर्टर के लिए बैटरी यूज की जाती है, उससे जो करंट निकलता है वो दिष्ट धारा है। इन्वर्टर का काम क्या है, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदल देना, ताकि हम उसको अपने यूज में, अपने लाइट के लिए, जो ये कनेक्शन लाइट जल रहा है, पंखा चल रहा है, उसके यूज में हम ले सकें। क्योंकि वो सारी चीजें प्रत्यावर्ती धारा से चलती हैं, और बैटरी प्रत्यावर्ती धारा देता नहीं है, वो दिष्ट धारा देता है। तो कोई ऐसी चीज चाहिए जो प्रत्यावर्ती में कन्वर्ट करे, तो वो है इन्वर्टर, ठीक है ना। तो बैटरी वाली जितनी भी हो गई वो सब दिष्ट धारा है। और प्रत्यावर्ती धारा, जैसे बल्ब जलता है, पंखे चलते हैं, तार में जो करंट फ्लो कर रहा है हमारे घरों में, उन सब में प्रत्यावर्ती धारा बहता है, ठीक है ना। कभी कभी देखना, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर, हाँ, हालांकि चेक नहीं करना है, डेंजरस हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रत्यावर्ती धारा को अगर टच करते हैं ना, तो आपको कुछ टाइम बाद अगर वोल्टेज कम है तो आपको झटका तो लगेगा, हालांकि छोड़ देगा, क्योंकि एक टाइम पे जब प्लस गया, प्लस से आ रहा है तो माइनस में आएगा, और माइनस पे जैसे, माइनस में आने से पहले जीरो है, तो जीरो पे जैसे आए करंट जीरो हुआ, आप छूट जाएंगे, सर्किट आपकी खत्म हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, तो आप छूट जाते हैं। लेकिन दिष्ट धारा के केस में अगर उतना ही करंट आपके शरीर में फ्लो करा दिया जाए तो आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, आपको छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस है, उसका डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, ठीक। इतना क्लियर। तो मैं यहाँ से दिष्ट धारा का डेफिनेशन क्या ले सकता हूँ, ऐसी धारा जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, दिष्ट धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा से पहले हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे वो सब दिष्ट धारा का ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा वाला जो चैप्टर है उसी में केवल प्रत्यावर्ती धारा पढ़ना है, और कहीं नहीं पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक। ऐसी धारा जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, दिष्ट धारा कहलाती है। द करेंट विच डज नॉट चेंज, द करेंट
which does not change its direction with time is known as डायरेक्ट करंट, डीसी जिसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी। ठीक है ना। अब इसमें हम इसका डायग्राम में थोड़ा सा बना सकते हैं। जैसे मान लो ये करंट है, आई से दिखा रहा हूं, और ये टाइम है, टाइम आई और टी का ग्राफ है, तो ये कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है ना, टाइम के साथ ये कांस्टेंट रहने वाला है, 0 पे 0 है। 1 सेकंड मान लो यहाँ है तो 1 सेकंड पे भी इतना ही, अगर ये मान लो 5 एम्पियर है, 1 सेकंड पे भी 5 एम्पियर है, 2 सेकंड है उस पे भी 5 ही एम्पियर है, 3 सेकंड है उस पे भी 5 ही एम्पियर है। तो ये लगातार कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। तो ये है डायरेक्ट करंट का ग्राफ आई और टी में। ठीक है ना, समय के साथ। ठीक, और सेम इसमें क्या ले सकते हैं, इसमें सेम डेफिनेशन, कुछ नहीं करना है। ऐसी धारा जो समय के साथ परिवर्तित होती है, ऐसी धारा जो समय के साथ परिवर्तित होती है उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, द करेंट विच डज चेंज, यहाँ पे इसको हटा भी देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन विद टाइम इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है ना, तो इसी डेफिनेशन में मैंने इसको भी बता दिया है और इसका तो मैंने लिखवाया ही है। ठीक, और इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो ये ऐसे कुछ होता है, इस टाइप का, आई टी। हालांकि ये साइन का जो फंक्शन होता है ना, उसका ग्राफ है, 0 से स्टार्ट हुआ है। ठीक, साइन का ग्राफ है ये। उस टाइम पे अच्छे से हम डिटेल में देखेंगे, एक एक करके उसको खोल खोल के अच्छे से पढ़ेंगे कि है क्या एक्चुअल में। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर टाइम 0 है तो 0 है। ठीक है, अगर टाइम मैंने 1 सेकंड लिया है तो कुछ करंट बढ़ा, यहाँ पे आ गया मान ली 1 एम्पियर, यहाँ पे आ गए मान लीजिए 2 सेकंड लिए तो 2 सेकंड पे मान लो 3 एम्पियर हो गया, मान लीजिए 3 सेकंड पे आ गया, मान लीजिए ये 4 एम्पियर हो गया। फिर उसके बाद देखिए ये घटने लग गया, एक टाइम पे आके 0 हो गया, फिर निगेटिव जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये लगातार चेंज हो रहा है, तो अल्टर कर रहा है अपने वैल्यू को। ठीक है ना, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, और ये ऐसे नहीं रहता है, और आगे भी ऐसे चलता रहता है। ठीक है ना, क्योंकि टाइम तो लगातार चल रहा है तो उसके हिसाब से ही बदलता रहता है। इसी को बोलते हैं एसी। ठीक है ना, ये घर वाला एसी नहीं है जो टेम्परेचर मेंटेन करता है, वो एयर कंडीशनर होती है वो। और ये एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है ना, एसी मतलब एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर बोले तो एयर में जो हमारे पार्टिकल्स हैं उसकी कंडीशनिंग करता है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ठीक है ना, बाहर के टेम्परेचर से अंदर के टेम्परेचर को कुछ वो मैनेज करता है, जिससे हमें उसके हिसाब से एडजस्ट होता है टेम्परेचर। ठीक है ना, तो वो दूसरी चीज है, और ये एसी अल्टरनेटिंग करंट ये दूसरी चीज है। क्लियर इतना, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, तो ये बेसिक चीज है इसकी। हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्ट करंट में, नोट में लिखेंगे उसको, नोट में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी डायरेक्ट करंट इक्वल टू 0 ऑलवेज। मतलब डीसी मतलब डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, शून्य होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई भी चीज, किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी अगर बता रहे हैं तो कोई भी चीज अगर 1 सेकंड में जितनी बार अपने साइकिल को कंप्लीट करती है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में, ध्यान से सुनिएगा, 1 सेकंड में कोई भी चीज जितनी बार अपने साइकिल को कंप्लीट करती है उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। जैसे पंखा घूमता है तो पंखा को आप टाइम देखिए 1 सेकंड, 1 सेकंड में देखिए कितनी बार घूम गया पूरा, तो कितनी बार घूम गया है, तो 1 सेकंड में जितनी बार घूमा, तो वो जो नंबर है जितनी बार, वही है उस पंखे की फ्रीक्वेंसी। ठीक, जैसे हमारा धड़कन है, हमारा धड़कन 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है, मतलब 1 सेकंड में
72/60 1.2 टाइम्स, मतलब हमारे धड़कन की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 1.2, तो वो हमारे धड़कन की हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आ गया समझ में, कोई भी चीज एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट करता है, कितनी बार अपने को दोहराता है, तो उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो वो चीज देखो, डीसी करंट में क्या है, डीसी करंट तो भाई खुद को दोहरा ही नहीं रहा ना, वो तो कांस्टेंट है। दोहराना का मतलब तब है जब वो अपने को चेंज करे, लेकिन ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो जीरो रहने वाली है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट करंट है, तो डायरेक्ट करंट इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जीरो। तो ये चीज लिखा है। फ्रीक्वेंसी को हम हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति, आवृत्ति। ठीक है ना, आवृत्ति या पुनरावृत्ति वही उसी से बना है। ठीक, तो डायरेक्ट करंट की विद्युत धारा दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है हमेशा, लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है ये चेंज कर रहा है, ये इसका टाइम पे डिपेंड करेगा कि इसकी विद्युत धारा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। हालांकि जो हमारा एसी है हम जो यूज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है हमारी एसी वाली 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब एक सेकेंड में ये जो साइकिल बना है ना, एक ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से खुद को रिपीट कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर एक साइकिल हो गया, यहाँ पे दो साइकिल हो गया। मतलब इस वेव की अगर पूछा जाए फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो इसकी है 2 हर्ट्ज। अगर ये 1 सेकेंड है तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2 हर्ट्ज। लेकिन जो हम यूज करते हैं लाइट हमारे घरों में, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। मतलब एक सेकंड में ऐसे ऐसे 50 साइकिल कंप्लीट करेगा। सोचो कितना फास्ट होगा वो। ठीक है ना, तो अल्टरनेटिंग करंट जो हम यूज करते हैं उसकी होती है 50 हर्ट्ज, एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट। लेकिन डीसी वाला एक सेकंड में 0 साइकिल कंप्लीट, इसीलिए फ्रीक्वेंसी 0। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है एग्जाम में कि डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, विद्युत धारा जो दिष्ट धारा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो 0। ठीक है ना, रट लो एकदम शून्य। ठीक, ओके, एक पॉइंट और नोट करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर कंफ्यूजिंग सा रहता है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेट वेट वेट, स्केलर ना लिख के इसको टेंसर लिखिए, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर राशि। अच्छा, ये टेंसर क्वांटिटी क्या आ गई, चौथी चीज, सॉरी तीसरी चीज। हमने दो ही क्वांटिटी देखा था, क्वांटिटी दो तरीके की होती है, कौन कौन सी, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। और यहाँ पे एक नया वर्ड दिख रहा है टेंसर। ठीक है, हम समझते हैं क्या है। स्केलर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर मतलब अदिश राशि जिसको बोलते हैं, अदिश राशि, ये सदिश राशि। और इसमें अदिश और सदिश दोनों का मिक्सचर ऐसे समझ सकते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। ठीक है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं है, तो ये कौन सा हुआ, तो टेंसर हुआ। टेंसर जिसको मैं बोल रहा हूं, जैसे इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, परिमाण, ठीक, लेकिन डायरेक्शन, दिशा नहीं होता है। इसमें दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। इसमें भी दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी और
डायरेक्शन भी, इसमें भी दोनों होता है। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है? तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो वेक्टर हम उसको बोलते हैं जो वेक्टर एडिशन रूल, सदिश योगफल के नियम को फॉलो करता हो, उसी को वेक्टर बोलेंगे। जैसे मान लो अगर मैंने 3 न्यूटन का बल इधर लगाया, ठीक, और 4 न्यूटन का बल इधर लगाया। मान लो एक कोई चीज रखी है, मैं एक लड़के से बोलूं कि भाई तू 3 न्यूटन इधर लगा, मैं 4 न्यूटन इधर लगा रहा हूँ, ठीक है। 3 न्यूटन इधर, 4 न्यूटन इधर, तो दोनों का मिला के किधर जाएगा? ये इधर जाएगा, ठीक। और होगा कितना? 5 न्यूटन। ये हमें 5 न्यूटन पता कैसे चला? तो ये 5 न्यूटन हमें पता चला है रिजल्टेंट वाले से। रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं वेक्टर एडिशन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab cos थीटा से, ठीक। तो यहाँ पे थीटा कितना है? इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, ठीक। तो ये 90 डिग्री cos 90 डिग्री, तो टोटल ये 0 हो गया, ये वाला पूरा 0। ए का मान 3, बी का मान 4, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, ये 5 आता है। मतलब अगर इस रूल से ये 5 आ रहा है, ठीक, तो इसका मतलब ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये वेक्टर होगा। जैसे फोर्स, फोर्स के लिए देखें हैं तो फोर्स वेक्टर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो है टेंसर, ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करेगा। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी होगी? टेंसर क्वांटिटी, ठीक। अब जैसे देखो, मान लो यही करंट है, 3 एम्पियर इधर जा रहा है, ठीक है ना, और कहीं से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है। मान लो ये तार है, तार का ये ज्वाइंट है, तार का ये ज्वाइंट है, इधर से इधर 3 एम्पियर जा रहा है, इधर 4 एम्पियर जा रहा है, ठीक। तो कोई पूछे कि भाई इसमें बताओ ये जो करंट है वो कितना करंट आ रहा होगा ताकि इधर 3 जाए इधर 4 जाए? तो सिंपल कुछ नहीं करना है, इधर जोड़ देना है 7 एम्पियर, बस। इसमें हमें एंगल से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो एंगल से अगर लेना देना रहता तो ये कितना हो जाता? 5 एम्पियर, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड भी है 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, डायरेक्शन भी है, 4 एम्पियर इधर जा रहा है, 3 एम्पियर इधर जा रहा है, ठीक। लेकिन वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो कौन सी क्वांटिटी होगी? टेंसर। तो तो एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता है कि वेक्टर इलेक्ट्रिक करंट जो है वेक्टर क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी है कि नहीं, तो उसमें पूछता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे? तो ना स्केलर है ना वेक्टर है, ठीक है ना। तो ये है क्या? ये टेंसर। ना स्केलर ना वेक्टर, ये है टेंसर। ये तीसरी क्वांटिटी है, जान लीजिए, काफी फायदेमंद है। हालांकि बहुत कम लोग सुने होते हैं ये कॉम्पिटिटिव लेवल की चीज है, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो बस आप लोगों को ये जानना है कि ये ना स्केलर है ना वेक्टर है, बस, ठीक। और रीजन आपके सामने है क्यों वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, ठीक है। तो अब आगे बढ़ा जाए। अगर आपको कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में जाके आप सीधा मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको करते हैं पहले। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू a lamp in 1 minute if
current is 300 milliampere. How many electrons pass through a lamp? किसी लैंप से 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे यदि वैद्युत धारा 300 मिली एम्पियर हो। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है। सबसे पहले देखना है कि गिवन क्या क्या दिया है। ठीक, तो गिवन में क्या क्या दिया है? तो गिवन में सबसे पहले हमें दिख रहा है टाइम 1 मिनट, 1 मिनट। तो t इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। ठीक, t 1 मिनट हो गया 60 सेकेंड। द करंट इज 300 मिली एम्पियर, मतलब I की वैल्यू भी दिया है, 300 मिली एम्पियर दिया है। तो आप इसको मिली एम्पियर है तो इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में। तो 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। तो इसको हम कितना ले सकते हैं? देखो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जीरो है तो यहां से 2 निकल जाएगा, -1 एम्पियर। ठीक, पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। हाउ मेनी, संख्या, नंबर। तो n की वैल्यू पूछ रहा है, और n के अलावा पूछ भी क्या सकता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पूछेगा नहीं, वो तो हमें पता है। ठीक, तो हमें पता है Q बराबर क्या होता है, Ne। Q बराबर I इंटू टी, और Ne बराबर I इंटू टी। ठीक, तो यहाँ से E की वैल्यू तो हमें पता है, N हमें क्या करना है, निकालना है। I यहाँ दिया ही है और T भी यहाँ दिया ही है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। N बराबर N इंटू E मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। I की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू दिस इज 60। ओके, अब देखिए N की वैल्यू, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? N, तो मैं इसको इधर लेके आऊंगा, मतलब इधर मल्टीप्लाई तो इधर आएगा, डिवाइड होगा। ठीक, अब देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया ना, 10 टू पावर माइनस 1 है तो ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो गया। ठीक, अब ये है 10 टू पावर माइनस 19, इधर इधर आएगा तो डिवाइड होगा, नीचे गया तो ऊपर आएगा तो 10 टू द पावर 19, नीचे ये आ गया 1.6। इतना क्लियर है ना? ओके, तो अभी हम इसको करते हैं डिवाइड। अच्छा, अगर थोड़ा सा इसको हम बढ़ा लेते हैं, 180 बट्टा 16, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड कीजिए। 16 से कितनी बार में जाएगा? एक बार में, तो 16 का में 16 हो गया। ठीक, 2 जीरो, फिर 16 से एक बार और जाएगा, ठीक है ना? तो 16 4 बच गया, 16 दूना 32, 16 पच्चे 80, 10 टू द पावर 19। इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? नोट करेंगे 11.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 मिनट के लिए किसी वायर से दौड़ रहे हैं तो उसमें करंट की वैल्यू कितनी होगी? 300 मिली एम्पियर। ठीक ना? सब लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप लोग भी अपने घर अच्छे से होंगे, मास्क लगा के रहना है। हालांकि मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के सामने तो मास्क नहीं लगाया हूँ, एक रूम में हूँ अकेले। ठीक है, क्योंकि ये जो कोरोना है, ये कोरोना दिख नहीं रहा है,
लेकिन है बड़ा खतरनाक। ठीक है ना, दो ही चीज से हम बच सकते हैं, और बच भी नहीं सकते। अपने को बचाना है, दूसरों को भी बचाना है। दो ही चीज से, एक है मास्क लगा के रहना है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग, दूर रहना है लोगों से। ठीक है ना, ज्यादा मतलब चिपकना नहीं है किसी से। ठीक है ना, दूरी बना के रखना है। ठीक, क्योंकि ये वायरस है एक। चलिए, याद आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। मैं एक वीडियो देख रहा था, डॉक्टर साहब थे मेदांता के। मेदांता है लखनऊ में है, नोएडा में। उसके डॉक्टर का, तो वो बता रहे थे कि आपको कैसे पता कैसे चलेगा कि आपको कोरोना है कि नहीं। आप, क्योंकि वायरस जो आ रहा है सबसे ज्यादा हमारे फेफड़ों को, हमारे लंग्स को दिक्कत कर रहा है। ठीक है ना, कफ की प्रॉब्लम हो जा रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जो है कंसंट्रेटर की इतनी दिक्कत हो रही है, किल्लतें हो रही हैं। ठीक है, लोगों में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। न्यूज पे आप देख रहे होंगे कि कहाँ इसमें भी लोग घोटाले कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको खुद को बचाना है, और थोड़ा सा घर वालों को भी देखना है। ठीक है, बाहर की चीजें कम खाना है, ज्यादा परहेज करना है, तेल वगैरह वाली चीजें, क्योंकि जिससे हमारी इम्यूनिटी लो होती है, वो चीजें नहीं खानी है। तो जो चीज, दो चीज जिसकी मैं बात कर रहा था उसको मैं बता देता हूँ। पहली चीज ये कि आप क्या करेंगे, अपने लंग्स को मजबूत बनाना है तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे? आपको अपने सांस को, पूरा सांस पहले अंदर भरना है, पूरा ऐसे देखिए, और सांस भरने के बाद से रोकना है उसको। अब आप जितनी ज्यादा देर तक रोक सकते हैं, कम से कम आपको 20-25 सेकंड तक रोकना आना चाहिए। अदरवाइज आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको, आप घर में एक बार ट्राई करेंगे इसको। ठीक है, अगर आप ये, अगर क्या बोलते हैं, अगर सांस सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। 1 घंटे में एक बार सांस लिया, उसको रोका, 20-25 सेकंड तक अगर नहीं है, ठीक है ना, तो उसको बढ़ाइए अपना टाइम। आपका टाइम ड्यूरेशन सांस को रोकने का, अपने फेफड़ों को मजबूत करने का, यही एक जरिया है। ठीक है, क्योंकि वायरस आएगा तो वो सांस को रोकने में ही दिक्कत हो रही है, सांस लेने नहीं दे रहा है वो। ठीक है, तो अगर वायरस आया, सांस को प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आपकी सांस रोकने की क्षमता ज्यादा है तो आपको ज्यादा असर नहीं करेगा। तो इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाइएगा। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज वो ऑक्सीमीटर वाला, ऑक्सीमीटर, जो पल्स ऑक्सीमीटर का आप न्यूज में देख रहे होंगे कि आप चेक कीजिए कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन लेवल चेक करने का ये भी एक तरीका है। आप थोड़ा सा वॉक कीजिए, और वॉक करने के बाद से अपने फिर सांस को रोकिए। ठीक है ना, तो इससे भी आपको थोड़ा सा सहायता मिलेगी अपनी इम्यूनिटी को, अपने लंग्स को मजबूत करने में, बढ़ाने में। ठीक है, जैसे मैं हमेशा से ही बताता आया हूँ कि जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति, वो सारी चीजें आज जो लोग करते होंगे उनको डर नहीं लगता होगा कोरोना से। लेकिन जो लोग इसके आदी नहीं है, इस टाइम पे ज्यादा जरूरत पड़ रही है। डॉक्टर भी यही सलाह दे रहे हैं, अगर अच्छे डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो। ठीक है ना, दवा से कुछ नहीं हो सकता, ये वायरस है, और वायरस मरता नहीं है। आपको इसका हैबिचुअल होना पड़ेगा। अगर वायरस आपके शरीर में घुस गया तो, अगर आपका ऑर्गन्स कमजोर है, लंग्स कमजोर है, तो आपकी डेथ हो जाएगी। अगर लंग्स मजबूत नहीं है तो डेथ तो होगी, तो क्लियर है। लेकिन लंग्स आपके ठीक हैं तो आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज की। ठीक है ना, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहना है। ठीक है ना, ओके। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कोशिश करें बाहर जब भी निकलें बिना मास्क के ना निकलें। लोगों से जब भी बात करें तो बिना मास्क के बात ना करें। ठीक है ना, अगर आप समझते हैं कि आपको कुछ नहीं हुआ है तो क्या पता आपकी वजह से किसी और को हो जाए। तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है, आखिर हम इंसान हैं। ठीक है, तो अच्छा, तो अब नया टॉपिक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, देखते हैं क्या है आगे। मैकेनिज्म ऑफ,
current flow in a conductor. धात्विक चालक में आवेश प्रवाह की क्रियाविधि मैकेनिज्म यहीं से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, प्रवाह वेग, कि मतलब जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है ना, श्रांति काल जो हमने देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक देखते हैं कि कंडक्टर में एक्चुअल में होता क्या है। कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चालक है, तो एक कंडक्टर कोई भी है तो एक सिलेंडर की तरह होता है। हालांकि इतना पतला है तो हम उसको थोड़ा सा मोटा मान के चलते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, और उसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं, मूव कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कौन से? इलेक्ट्रॉन्स वो नहीं जो बॉन्ड बनाते हैं, वो नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं, जिसकी वजह से करंट वगैरह आता है। ठीक है, थोड़ा सा ये, हाँ ठीक। तो जैसे ये हो गया हमारा कंडक्टर। तो ये जो कंडक्टर है, मान लीजिए मैंने इसको अभी बैटरी से लगाया है, ये स्विच हो गया, ठीक, ये हो गया स्विच, ये हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा कंडक्टर चालक। अब यहाँ पे एक चीज और बता रहा हूं कि कंडक्टर यहाँ पे दो हैं। एक कंडक्टर ये वाला है जिसको मैंने मोटा दिखाया है सिलिंड्रिकल में, और ये भी तो कंडक्टर है, तार, जो भी तो कंडक्टर है। ठीक है, तो मैं उसकी अभी बात नहीं कर रहा, ये तार एक्चुअल में वही चीज है। इसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम लेके चलते हैं, मानते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कम है, ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा मान रहे हैं, और रेजिस्टेंस भी देखेंगे क्या क्या होता है। तो इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां से देखिए मैंने सर्किट अभी ओपन किया है, क्लोज नहीं किया है। बटन मतलब हमारा ऑफ है, तो बटन ऑफ है तो यहां से फोर्स कोई लगेगा नहीं, ये पोटेंशियल अपना कुछ सप्लाई करेगा नहीं, सर्किट क्लोज नहीं है, रास्ता यहाँ बंद है, क्रॉस होगा नहीं। ठीक, तो ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, जिधर मन में आए उधर ये घूमेंगे। तो मान लो इसको इधर ये घूम रहा है, ये इधर, ये इधर, इधर, जिसको जिधर मन में आ रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, उधर, मतलब सारा कुछ मिला के इनका ओवरऑल सारा कुछ मिला के नेट वेलोसिटी इसके इलेक्ट्रॉनों की इस टाइम पे क्या है? जीरो। क्योंकि हम बता ही नहीं सकते ना कि एक्चुअल में इसकी वेलोसिटी किधर है, ठीक है ना, क्योंकि सारा कुछ हर कोई हर डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लियर नहीं है। क्योंकि मान लो ये इधर इससे टकराएगा तो फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, या ये इधर से कहीं टकराएगा तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा, या ये इससे कहीं टकराएगा तो इसका डायरेक्शन कुछ और हो जाएगा। तो लगातार उसका डायरेक्शन भी चेंज होते रहा है, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा सारा कुछ चेंज मिला के शून्य। तो वी एवरेज, वी एवरेज औसत चाल, वेलोसिटी को वी से दिखाते हैं, औसत चाल बराबर शून्य, जीरो। कब? जब ये स्विच ओपन है, मतलब कोई कंडक्टर ऐसे ही रखा है, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए जैसे ही मैंने यहां पर एक इसको मैंने ऑन कर दिया, जैसे ये तार चिपक गया, मतलब सर्किट क्लोज हो गई। सर्किट जैसे क्लोज होगा तो यहां से इसको फोर्स मिलेगा, मतलब ये प्लस है, ये माइनस, और जब ये प्लस है माइनस है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर, जो प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये जो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, इस वेट थोड़ा सा इसको मैं अलग फिगर में इसको ड्रॉ करता हूं, तब अच्छे से क्लियर होगा।
यहां से ये क्लोज हो गया है, ठीक है, मतलब इसको रास्ता एक मिल गया है। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया प्लस से माइनस की ओर। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लस चार्ज घूमता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है तो, और प्लस चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रॉन पे सब पे एक फोर्स लग जाएगा इधर की ओर, इधर, ये सारे किधर घूमने लगेंगे, इधर, ठीक, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब इधर घूमने लगेंगे, और इधर घूमने लगेंगे तो ये सारे इधर निकलेंगे। जब इधर निकलेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के आएंगे और ये प्लस टर्मिनल पे आके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज, उदासीन, मतलब प्लस पे आके ये खत्म हो जाएंगे। और ये क्या है हमारा एनोड। जैसे बैटरी होती है तो एक प्लस होता है एक माइनस होता है ना, तो जो प्लस वाला है इलेक्ट्रॉन वहां पे आके प्लस वाले पे खत्म हो रहा है, और जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है नेगेटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव वाले से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इसमें के तो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये तो घूमते ही हैं साथ में, ये भी, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इधर घूम रहा है तो करंट हमारा प्लस से निकल रहा है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हम प्लस चार्ज के लेते हैं, प्लस का, माइनस का नहीं, माइनस इलेक्ट्रॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन के उल्टा में हम करंट का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, या यूं कहें कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इन सबको क्या हो गया, एक डायरेक्शन मिल गया, ठीक है ना, एक डायरेक्शन मिल गया, और उस डायरेक्शन की वजह से इसमें करंट फ्लो हुआ, ठीक है, इतना क्लियर है। और इस डायरेक्शन, अब ये जो फ्लो कर रहा है ना, किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से, ई की वजह से, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, बिना फोर्स के मोमेंट होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो इस फोर्स के, इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई किया, और इस फोर्स की वजह से इसमें वेलोसिटी आई है, ठीक, और वो वेलोसिटी, जो वेलोसिटी ये आई है इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो फोर्स अप्लाई किया है उसकी वजह से जो वेलोसिटी आई है, और उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग, जिसको हम वीडी से डिनोट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग। ठीक, ये होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसमें एक चीज और है, जब ये इस पे फोर्स अप्लाई होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स अप्लाई होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एक साथ अप्लाई नहीं होता है, कुछ पे पहले कुछ पे बाद में। तो इसमें होगा ये कि जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इधर से इलेक्ट्रॉन्स पे पहले फोर्स अप्लाई हुआ, तो ये वाला आके इस पे जाके धक्का मारेगा, टकराएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो जाके जब टकराएगा, जैसे एक आके टकराया, तो फिर ये टकराएगा तो इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, तो फिर ये जाके किसी दूसरे से टकराएगा, तो उन दो टक्करों के बीच का जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल, श्रांति काल, या विश्राम समय बोलते हैं। श्रांति काल वैसे एग्जाम में ज्यादा यूज किया जाता है, तो इसलिए मैं ये नोट करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल, ये क्लियर हो गया। एक बार और समझते हैं श्रांति काल क्या है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे से टकराएगा, तो जो ये पहला टकराएगा इसकी स्पीड चेंज होगी, तो मान लीजिए उधर से एक और इलेक्ट्रॉन आया, उसकी उससे ये जो पहला इलेक्ट्रॉन था वो टकराया, दो टक्कर हो गए, तो उन दो टक्करों के बीच में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं श्रांति काल। जैसे मान लीजिए मैं बॉल मारू दीवार पे, ठीक, तो इस पे मारूंगा तो एक टक्कर हुआ, और फिर ये बॉल नीचे आके नीचे फर्श से टकराएगा, तो नीचे फर्श से टकराएगा तो दो टक्कर हुए,
तो उन दो टक्करों के बीच का जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं, श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स में भी है, वही इलेक्ट्रॉन्स वाला बता रहा हूं। क्लियर? तो इसको आप नोट करेंगे। चलिए, ये इसका तो ये कंसेप्ट आ गया समझ में, इसका थियोरेटिकल पार्ट। और बाकी लिखवाने वाला है, तो लिखवाने वाला काम जो है कल करेंगे। ठीक है ना? तो टॉपिक हमारा यही है, इसका कंसेप्ट हम समझ गए हैं, और लिखवाने वाला काम मैं कल इसको लिखवा दूंगा। ठीक है ना? ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, थैंक यू।